हेलो फ्रेंड, माउंटेन कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का अपना टॉपिक रहेगा जीडीपी। जीडीपी क्या है ये देखो, मैंने पहले ही लिख दिया। जीडीपी क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, जीडीपी को हम तय कैसे करेंगे कि जीडीपी है, किस देश की जीडीपी ज़्यादा है, किस देश की कम है, इसके घटक क्या होते हैं, जीडीपी किन किन चीज़ों को जीडीपी के अंदर हम लोग शामिल करते हैं, महंगाई का प्रभाव, जीडीपी के अंदर महंगाई का क्या रोल रहता है, मतलब अगर महंगाई बढ़ जाती है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो उस महंगाई को जीडीपी में क्या रोल रहता है। फिर इसके बाद एक बेस ईयर इसके अंदर अपने को पढ़ना है, जीडीपी शब्द कहाँ से आई है अपने को देखना है, सीएसओ का इसमें क्या रोल होता है ये अपने को पढ़ना है, खर्चे, जीडीपी के अंदर किन किन खर्चों को हम लोग शामिल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो एक शब्द ये जो जीडीपी है मैं बता देता हूं कि ये जीडीपी शब्द आया कहां से, तो जीडीपी होती क्या है एक्चुअल में। जीडीपी आप रटी रटाई चीज के ऊपर मत जाओ, आप लोग ये देखो कि जीडीपी है क्या चीज, मतलब उसको समझेंगे कैसे। भाई एक हमने परिभाषा पढ़ ली कि दिए हुए वर्ष के अंदर किसी देश की सीमाओं के भीतर बने हुए कुल वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मूल्य होता है, बाजार का मूल्य होता है, उसको जीडीपी बोलते हैं। बट हमें समझना है जीडीपी एक्चुअल में होती क्या चीज है। तो देखिए, देखो कोई भी देश होता है या कोई भी स्टेट होता है या कोई भी किसी को भी मान लो, कोई भी एक इंडस्ट्री मान लो, वो अपने आप को क्या करना चाहती है, डेवलप करना चाहती है। तो मैं आपको एक उदाहरण लेके चलता हूं कि जैसे कोई देश है, ये देश, कोई भी देश, क्या हर देश क्या चाहता है, विकास चाहता है अपना। और ये विकास किस लिए चाहता है, अपनी जनता के लिए, ताकि उसका जो जीवन हो वो सुदृढ़ और संपन्न हो। अब ये चीज तो है, हर देश चाहता है, विकास चाहता है जनता के लिए। अब ये विकास क्या चीज है, ये विकास आएगा कहां से, मेन समझने वाली चीज ये है कि विकास आएगा कहां से, विकास है क्या चीज, कहां से लेके आएंगे इस विकास को हम। अब ये तो है नहीं कि यहाँ खड़े खड़े विकास आ जाएगा, इस विकास के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो इस विकास के लिए क्या लगाए जाते हैं, क्या तैयार किए जाते हैं, उत्पाद। ध्यान रखना, क्या किए जाते हैं, उत्पाद। उत्पादों को क्या किया जाता है, शामिल। दूसरी चीज बताता हूं, उत्पाद के अंदर क्या होगा, अंतिम स्वरूप शामिल होगा उत्पाद का। क्या होगा भाई, अंतिम रूप, जिसको फिनिश्ड गुड बोल सकते हैं या गुड्स फिनिश बोल सकते हैं। अंतिम उत्पाद, अंतिम उत्पाद का मतलब समझ रहे हो कि जैसे ये मार्कर है, इसकी कैप कहीं किसी इंडस्ट्री में बन रही है, ये मार्कर कहीं बन रहा है, इसकी इंक कहीं बन रही है, इसकी जो रैपर आता है वो कहीं बन रहा है। अब हमें क्या चीज खरीदनी, हम मार्केट से जाएंगे, हम कैप नहीं खरीदेंगे, हम अकेला मार्कर नहीं खरीदेंगे, हम पूरा ये लेंगे। हमें काम का क्या चीज है, वो चीज हमें खरीदनी है। या फिर आप मान लो कि एलईडी ले लो, या फिर आप टीवी ले लो। अब कोई भी चीज होती है, आप अपने जो उपभोग वाली जो चीज है, जिसको हम उपयोग करते हैं, वो चीज हमें चाहिए होती है, उसको हम बोलते हैं अंतिम रूप। अब हम खरीदेंगे तो प्राइस इसका काउंट होगा, कोई अकेली कैप का प्राइस ये तो नहीं कि कैप हम कहीं से और से लेके आएंगे, दूसरी चीज कहीं से और ले। जो अंतिम स्वरूप होता है ना, उस उत्पाद को उसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। कोई भी चीज उठा के देख लो, जैसे गाड़ी है, गाड़ी का ये थोड़ी होता है कि हम टायर कहीं से लेके आएंगे, एक्सल उसका कहीं से लेके आएंगे, इंजन कहीं से लेके आएंगे, लाइट कहां से लेके, हमें कोई मतलब नहीं। अंतिम उत्पाद में उस कंप्लीट प्रोडक्ट को शामिल किया जाता है, जो कि एक प्राइस रेट के ऊपर सेल आउट किया जाता है, जो मार्केट में उतारा जाता है। ठीक है, अब ये उत्पादों के लिए क्या लगाने पड़ते हैं, उद्योग। क्या लगाने पड़ते हैं, उद्योग। बस इस इंडस्ट्री को आप पढ़ लो। मेन चीज ये, कोई भी देश जो विकास करता है वो इंडस्ट्री के बेस पे करता है, या तो 6 मूलभूत सुविधाओं को कैसे भी करके डेवलप करे, या फिर इंडस्ट्री बढ़ाए। अगर इंडस्ट्री बढ़ती है तो देखो, अगर उत्पाद बढ़ेंगे, इंडस्ट्री अपने पास ज्यादा है, तो उत्पाद क्या होंगे भाई, ज्यादा होंगे। अगर इंडस्ट्री कम है तो हो सकता है किसी चीज का उत्पादन अपने यहाँ पे कम भी हो सकता है। जैसे मैं मान लूं कि अदरक अपने पास ज्यादा है, तो हम उस चीज का क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। जो चीज जैसे तेल है, तेल हमारे पास कम है, तेल हम दूसरी जगह से लेके आते हैं। या बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे अब करंट में चल रहा है 95 जो मास्क है या फिर पीपी किट, हमने सारे पहले एक्सपोर्ट किए थे, अब सॉरी इंपोर्ट किए थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि खुद की मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। उससे क्या हुआ कि जो अपने भारत का पैसा था वो बाहर जाने से बच रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर उद्योग ज्यादा होंगे तो अपने पास प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ज्यादा होंगे। प्रोडक्ट ज्यादा होंगे तो हम लोग उसका क्या करेंगे, निर्यात करेंगे। क्या करेंगे भाई, निर्यात। अगर हमारे पास जिस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है, उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, आयात करेंगे। जैसे तेल है, तेल होता है, तेल हम सऊदी अरबिया वगैरह काफी सारी कंट्री है जो गल्फ कंट्री जिसको बोल सकते हैं, अरब कंट्री जो है, वहां से हम आयात करते हैं। लेकिन जो चीज हमारे पास ज्यादा, उसका हम क्या करेंगे, निर्यात। अब यहाँ पे सोचने वाली चीज है कि आयात बढ़िया होता है या निर्यात। तो बस सीधी सिंपल सी बात है, निर्यात। निर्यात का मतलब क्या होता है, हम बेचते हैं।
बेचते हैं तो हमारे पास पैसे आते हैं। क्या आते हैं भाई? पैसे आते हैं। विदेशी मुद्रा का भंडार हमारे पास आएगा। जिस देश के पास विदेशी मुद्रा का भंडार ज्यादा होता है उस देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी मानी जाती है। आयात करेंगे तो क्या होगा? हमें पैसे देने पड़ेंगे, हमारे विदेशी मुद्रा का भंडार कम हो जाएगा। तो ये चीज हमने को ये इसलिए बताया था कि इस जीडीपी के अंदर इंडस्ट्री का या उद्योगों का क्या होता है? सबसे ज्यादा अहम रोल होता है। क्यों? उद्योगों से ही किसका उत्पाद बनते हैं? क्या बनते हैं? उत्पाद। और वो उत्पाद का क्या होता है भाई? जनता उपभोग करती है, चाहे वो भारत की जनता हो चाहे भारत से बाहर के। उत्पाद बनाए जाएंगे जनता के उपभोग के लिए, और जितना ज्यादा उपभोग होगा उस उत्पाद की उतनी ज्यादा वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी, उससे उतनी ज्यादा इनकम होती है। बस ये रोल था। अब जीडीपी है क्या, मैं बता देता हूं आप लोगों को। ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी भाई। कम क्या होता है? अगर ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, कम होगा तो क्या करेंगे, ये सारी चीजें। अब देखो, जीडीपी का मतलब एक सिंपल सा फंडा अपने को याद रखना क्या है कि देश की सीमाओं के भीतर, देश की सीमा के भीतर एक वर्ष में कुल उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य जीडीपी कहलाता है। अब ये समझना है कि सर आपने उत्पाद तो बता दिया, ये सेवाएं कहां से आ गई? सेवा ये नहीं कि बुढ़ापे में किसी की सेवा कर रहे हैं। सेवा का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से क्या होता है? सर्विस होती है। क्या होती है? जैसे हम कहीं जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है? जो अपना वार्ड बॉय या जो भी होता है, जैसे रूम बॉय होता है, तो वो क्या करते हैं? जैसे हमने कुछ पानी मंगाना है तो हमें पानी ले जाके देते हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स मंगवानी कुछ और देके देते हैं। जैसे होटल में चले जाते हैं हम लोग, तो वेटर होता है, उसको हम कॉल करते हैं ये चीज लेके आओ, तो वो क्या होती है? सर्विस होती है। क्या होती है? सर्विस, सेवा। तो सर्विस टैक्स लगाया जाता है एक तरीके से। कहने का मतलब ये है, वो सर्विस बता रहा हूं। सर्विस में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण के तौर पे बताऊं, 1 मिनट। मान लो कि जीडीपी का उदाहरण आप लोगों को लेके चलता हूं मैं कि सब कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट है, लेकिन अपने एक प्रोडक्ट का उदाहरण लेके चलते हैं। मान लो कि क्या बताऊं मैं आप लोगों को? फैन ले लो आप। क्या ले लो कि 2019 में और 2018, 2020, मान लो 2019 में, ध्यान उदाहरण के तौर पे ले, भारत ने 10 फैन बनाए। एक फैन की कीमत 100 रुपए रखी। भूल जाओ सब कुछ, बस अपने को ये ध्यान करना है, ये मान लो कुछ नहीं बना भारत में। भारत में बने बस 10 फैन बने, और एक फैन की कीमत कितनी रखी गई? 100 रुपए। टोटल कितने हो गए भाई? 1000। मतलब एक साल के अंदर 10 फैन बने और उनकी टोटल कॉस्ट कितनी आई? 1000। तो इंडिया की कुल जीडीपी कितनी हो गई? 1000। अब इससे आगे थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है? अब इसमें 10 फैन में क्या क्या हो सकता है? 10 फैन सरकारी कंपनियां भी बना सकती हैं, प्राइवेट भी बना सकती है, निजी कंपनी कोई हो सकती है वो भी बना सकती है, या कोई व्यक्तिगत तौर से भी इसका क्या कर सकता है? मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। उसमें सारी चीजें क्या होंगी? शामिल होंगी। यहां तक कोई विदेश की कंपनी जो भारत में स्थापित है वो भी ये फैन बना सकती है। तो सबकी जो कॉस्टिंग आएगी, मतलब भारत की सीमा के भीतर जो बन लिया, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉस्ट होगी वो कितनी है? 1000। टोटल जीडीपी कितनी हो गई? 1000। दूसरी चीज, अब इसमें और क्या चीज शामिल हो सकती है? देखो ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को टोटल जीडीपी इतनी होगी। दूसरे इसमें एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को कि मान लो ये तो है ही है, अब 10 फैन बनाए थे आपने, वो बेच दिए। मान लो कोई व्यक्ति आ गया, कोई व्यापारी आ गया और वो 10 फैन उसने ले लिए। बोले भाई साहब 10 फैन मेरे लिए और बना दियो आप, मैं मेरे गांव ले जाके बेचूंगा। तो पहले 10 बना थे उसने, कितने बना दिए? 10 और बना दिए। 10 10 कितने हो गए? 20 हो गए। 10 फैन वो व्यापारी ले गया, किसी दूसरी जगह ले जाके बेच दिए उसने। अगली बार फिर आया, बोले भाई साहब 500 बना दो। फिर वो बोला कि भाई साहब 1000 बना दो। तो कैसे? ये व्यापारी यहां से ले जाकर दूसरी जगह बेच रहा है ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन भी क्या होता है कि सेवा में आता है। मतलब इसके कारण इसकी डिमांड बढ़ जाती है। क्या भाई? अगर हमारी सेवाएं अच्छी रहेंगी दूसरी जगह तो उसकी क्या हो जाती है? वस्तुओं की क्या हो जाती है? डिमांड बढ़ जाती है। अब देखो यहां पर 1000 था, यहां पर क्या हो गया भाई? 1000 फैन बढ़ने लगे, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख हो जाता है। करने का मतलब तो जीडीपी को बढ़ाने में रोल है कि नहीं है? बस मैं ये चीज समझाना चाह रहा था।
एक तीसरी चीज, और टोटल जीडीपी में हम लोग क्या काउंट करते हैं, मैं बताता हूं आप लोगों को कैसे कैसे होता है, ये थोड़ा समझने वाली चीज है। एक मैंने बताया था आप लोगों को कि जो जीडीपी होती है उसमें खर्चे क्या क्या होते हैं। देखो जीडीपी में क्या होगा, व्यक्तिगत खर्चा लगा लो भाई, हम खर्च करते हैं वो भी तो देश में ही जाता है, दुकान से सामान लेके जाते हैं, या सरकार जो खर्च करती है जिसको सरकारी निवेश बोल दो। एक जो व्यापार बड़ी बड़ी कंपनियां करती है वो निवेश करती है तो उसको अपन व्यापारिक निवेश बोल दो। ये अपने भी खर्चे, सरकार के खर्चे भी और कंपनियों के खर्चे सारे मिलाकर क्या करते हैं, जीडीपी का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्लस एक चीज और इसके अंदर मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो निर्यात माइनस आयात, इसको भी इसमें ऐड कर दो। ये टोटल क्या है भाई, जीडीपी का फंडा है। ये टोटल अपना क्या है, व्यक्तिगत जो हमारे खर्चे हैं, सरकारी जो खर्चे हैं, व्यापारिक जो निवेश है, निर्यात में से मतलब कि हमारे देश में जो प्रोडक्शन हुआ, हमारे देश की सीमाओं के भीतर प्रोडक्शन हुआ ज्यादा था हमने बाहर भेजा और उससे हमें इनकम हुई, तो भाई प्रोडक्ट तो भारत के अंदर ही बना था। दूसरी चीज, आयात का मतलब घटाना क्यों है कि भाई बाहर से जो प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमारे खर्चे तो हम दे रहे हैं, तो वो खर्चा उसमें से अपने को घटाना है। तो ये तो था एक जीडीपी का फंडा। दूसरी चीज, जीडीपी के प्रकार देखो आप लोग, जीडीपी क्या कितने प्रकार के होते हैं। देखो कोई बिल्कुल हार्ड नहीं, बिल्कुल इजी है जीडीपी पढ़ना, बस थोड़ा समझने की जरूरत होती है कि जीडीपी है क्या। जब हमें पता चल जाएगा कहानी के तौर पर जीडीपी एक्चुअल में ये होती है तो हम जीडीपी फटाक से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो जीडीपी के प्रकार, जीडीपी दो प्रकार की होती है। जीडीपी क्या होती है भाई, दो प्रकार की होती है। और अगर जीडीपी की मैं बात करूं, दो प्रकार की जो जीडीपी होती है उसमें एक रियल होती है और दूसरी जो जीडीपी होती है वो होती है रनिंग। रनिंग और रियल जीडीपी में फर्क क्या होता है वो देखो आप लोग। देखो उदाहरण के तौर पे बताता हूं आप लोगों को कि 2017 में 10 फैन बने, एक की कीमत 100 थी, 1000। 2018 में 8 फैन बने, और उसकी कीमत रखी गई 125 रुपए एक फैन की। तो इसको काउंट करो कितना हो जाता है, मतलब 2017 में हमारी जीडीपी टोटल कितनी थी, 1000, और 2018 में हमारी जीडीपी कितनी हो गई, 1000। तो बोलेंगे जी क्या हुआ, जीडीपी फर्क क्या पड़ा? तो जी कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, फर्क पड़ा। क्या फर्क पड़ा वो समझने वाली चीज है। यहां से बस वही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यहां ये बता रहा हूं तभी आप लोगों को ये समझ में आएगा है क्या। देखो यहां पे 10 फैन बने थे, ये हो गए, यहां पे 8 ही फैन बने, प्रोडक्शन क्या हुआ, कम हुआ, लेकिन उस प्रोडक्ट की कीमत क्या हो गई, बढ़ गई। किसकी वजह से, महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। किसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। ठीक है, तो ये अगर महंगाई से बढ़ी, बोलो जी पैसे तो नहीं आ गए, भाई पैसे का मतलब नहीं होता। होता क्या है, भारत में एक सीएसओ है, क्या होता है भैया के, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते, ऑफिस है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, इसका काम क्या होता है, सीएसओ का काम क्या होता है, मूल्य निर्धारित करना। क्या करना भाई, मूल्य निर्धारित करना। ये जो मूल्य निर्धारित होता है ये होता है बेस ईयर के आधार पर। किसके आधार पर होता है भाई, बेस ईयर। बेस ईयर वो होता है जो आगे आने वाले 4, 5 या 10 साल के लिए किसी भी वस्तु का क्या किया जाता है भाई, एक मूल्य निर्धारित किया जाता है कि ये इस चीज का इतना मूल्य रहेगा, क्योंकि हर साल मूल्य चेंज, क्योंकि भारत में कम से कम लाखों प्रोडक्ट बनते होंगे, तो लाखों प्रोडक्ट का एक साल पूरा नहीं होगा उससे पहले दूसरा साल आ जाएगा, फिर प्राइस तय करेगा।
इसलिए आने वाले जो जिस टाइम पे जो कंडीशन चल रही है उस कंडीशन को देखते हुए आने वाले समय के लिए 4, 5 या 10 साल के लिए एक बेस ईयर निर्धारित कर लिया जाता है। 2011-12 के हिसाब से बेस ईयर निर्धारित किया। 2011-12 एक बेस ईयर है, तो मान लो इसके आधार पर आने वाले 5 साल, 6 साल, 10 साल जो भी कंडीशन लगती है सरकार को, किसी भी वस्तु का एक बेस प्राइस निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे एक एलईडी है 32 इंची, उसका बेस प्राइस मान लो इसने 2011-12 के हिसाब से तय कर दिया 6000। हो सकता है कि वो कम हो गई तो मार्केट में हो सकता है वो 8000 में बिक जाए। लेकिन जब हम इसको रियल में जीडीपी निकालेंगे तो ये जो इन्फ्लेशन होता है, जो महंगाई होती है, जो ऊपर की जो कॉस्टिंग होती है, उसको अलग कर दिया जाता है और एक रियल जीडीपी निकाली जाती है। तो वही चीज बता रहा हूं मैं। वो क्या होता है देखो, एक जिसको आप कैसे भी कह सकते हो कि ये कांस्टेंट प्राइस जो सीएसओ निर्धारित करता है, ये होता है करंट प्राइस। कोई चीज आज कितने में बिक रही है, ठीक है, और उसका सीएसओ द्वारा उस चीज का मानक तय कितना किया गया। हो सकता है कि जो चीज मान लो कि एक एलईडी है 8000 की है, ठीक है, मैंने क्या बताया, एक एलईडी है 8000 की है, वो सीएसओ ने निर्धारित किया 2011 के लिए। हो सकता है 2011-12 में 8000 थी, 13 में भी, 14 में भी, 15 में, हो सकता है वो 2020 तक भी 8000 ही मान के चले। लेकिन वास्तविकता में मार्केट में इसके हो सकता है 2016 में इसकी कीमत मान लो कि 12000 हो जाए। लेकिन ये जो ऊपर के 4000 है ये इन्फ्लेशन माना जाएगा, और इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, जो कि रियल जीडीपी के अंदर कभी काउंट नहीं होती है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं, जो करंट में जो होती है ना, इसको तो इन्फ्लेशन जीडीपी बोलेंगे। और ये जो ध्यान रखना, ये जो होती है ये अपनी वास्तविक जीडीपी होती है। क्या होती है? वास्तविक जीडीपी। क्योंकि ये जो जीडीपी होती है ये कांस्टेंट प्राइस पे होती है, जो कि बेस ईयर द्वारा निर्धारित किया जाता है। उसी के आधार पर हम लोग जीडीपी की क्या करते हैं भाई, गणना करते हैं। अब ये चीज समझ में आ गई भाई कि महंगाई होने से ये नहीं तो कि टोटल 1000 रुपए हो गए तो इसका मतलब अपनी जीडीपी स्थिर है, नहीं, स्थिर नहीं है। अपनी जीडीपी क्या हो गई भाई, घट गई। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था, ये करंट प्राइस मतलब रनिंग में जो प्राइस चल रहा है उसके आधार पर हम जीडीपी निकालेंगे। ये जो रियल जीडीपी जो होती है ये हम कैसे निकालेंगे, सीएसओ के द्वारा जो निर्धारित मानक तय है, जो प्राइस है, जो मूल्य जो निर्धारित कर रखे बेस ईयर के आधार पर, उसके आधार से निकालेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखो जीडीपी का उद्भव कहां से हुआ। देखो मैं बताता हूं जीडीपी का उद्भव कैसे हुआ। जीडीपी शब्द आया कहां से। देखो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो बहुत सारे देश जो हैं वो सारे के सारे क्या थे भाई, मंदी की मार झेल रहे थे। क्या मार? मंदी की मार झेल रहे थे। अब 29-30 के आसपास जबरदस्त मंदी आई थी, 29 सा मंदी भी बोल सकते हैं उसको हम लोग। तो उस मंदी से निपटने के लिए क्या किया गया, कुछ मानक तारे तय किए गए कि भाई इसको कैसे उठाया जाए बाजार को। तो इसके लिए क्या हुआ, कई बैंकिंग सिस्टम लेके आए। जैसे अपने 1934 का अधिनियम के तहत बैंक आए थे, आरबीआई, उसने बहुत सारे बैंकों को लोन दिया, या बहुत सारे प्रोसेस थे, उसने अलग अलग स्कीमें बनाई कि हम कितने कितने पैसे लोगों को बांटेंगे, क्या अपनी रेपो रेट रहेगी, क्या कुछ रहेगी, ब्याज कितना लेना है, कितना देना है, कैसे उठाना है, इस तरीके से। हालांकि ये सिस्टम बहुत पहले से चला रहा है, बैंकिंग का एक टॉपिक अलग से करवा देंगे। पर मैं बता रहा हूँ जीडीपी आई कहां से। हुआ क्या कि जब काफी सारे देश जब थोड़ा थोड़ा अपने आप को ऊपर उठाने लगे तो उनमें क्या हुआ कि कौन समृद्ध है कौन समृद्ध नहीं है, इस बात पे डिपेंड। तो जो पहले बैंकिंग शाखाएं थी वो निर्धारित करती थी कि भाई ये देश अच्छा है, इसकी जीडीपी इतनी है, लेकिन एक फिक्स जो आइडिया था। क्योंकि मान लो कि अमेरिका में डॉलर चलते हैं, भारत में रुपया चलता है, कहीं येन चलता है, कहीं टका चलता है, तो अपना अपना देश अपनी अपनी जीडीपी निकाले। एक वैश्विक आधार पर जीडीपी का कोई क्या नहीं था भाई, कोई सिस्टम नहीं था कि मतलब ये नहीं कह सकते थे कि दुनिया में ये देश समृद्ध है। इसके लिए क्या हुआ कि एक अमेरिकी अर्थशास्त्री था जो कि 1935 में एक शब्द लेके आया, जीडीपी। क्या शब्द लेके आया? जीडीपी एक शब्द लेके आया। और उसके लिए क्या हुआ, ये जीडीपी का शब्द 1944 तक है। ये जो जीडीपी शब्द लेके आया था यूएसए का बंदा था, अमेरिका का एक अर्थशास्त्री था जिसका नाम है साइमन था। साइमन ने एक जीडीपी नाम दिया था, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जितना देश की सीमाओं के भीतर बनेगा उसकी टोटल कॉस्टिंग और सेवाओं की कॉस्टिंग निकाल के हम जीडीपी निर्धारित करेंगे, इसने ये चीज बताई। 1944 तक ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो इसका समर्थन कर दे। लोग बस इसके अनुसार चल रहे थे। अब लोग माने नहीं माने, क्योंकि हो सकता है चीन नहीं माने, हो सकता है भारत नहीं माने, बोले मैं तो मेरे रुपए के हिसाब से काउंट करूंगा जीडीपी, कोई बोलेगा मैं युआन फुआन जो भी जितने भी करेंसी है वो अपने अपने हिसाब से तय करेंगे। तो
तो इसके लिए एक फिक्स पार्टिकुलर एक मुद्रा बनाई गई और उस मुद्रा का जो समर्थन था, क्योंकि 1945 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हो गई थी, उसके बाद आईएमएफ आया था, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इस अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जीडीपी का क्या कर दिया भाई, समर्थन कर दिया कि हाँ ये एक तरीका है जो कि दुनिया में किसी भी देश को उसकी जो एक तरीके से मानक दायरे तय करेगा कि उसकी जीडीपी कितनी है। तो आईएमएफ के समर्थन के बाद ये पूरी दुनिया में क्या हो गई थी भाई, जीडीपी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। जीडीपी कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए डॉलर को क्या किया गया भाई, एक करेंसी निर्धारित की गई कि जीडीपी जो निकलेगी वो डॉलर के हिसाब से निकलेगी, क्योंकि डॉलर सब दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाली करेंसी है। ठीक है, एक आधिकारिक करेंसी है, उसकी कॉस्टिंग काफी ज्यादा है, इसलिए डॉलर में ही देशों की जीडीपी मापी जाएगी। ये जीडीपी शब्द आया था यहां से। ठीक है, इसके बाद देखो जीडीपी के घटक क्या क्या है, ये जीडीपी कैसे कैसे काउंट होती है, इसमें भी 3-4 घटक बना रखे हैं। तो जो घटक है वो कितने घटक है जीडीपी के, 3 घटक हैं। 3 घटक कौन कौन से हैं, एक तो है प्राथमिक घटक, दूसरा है द्वितीय घटक, तीसरा तृतीय घटक। ये है क्या, इसमें क्या शामिल होता है, देखो प्राथमिक जो घटक होता है उसमें कृषि को शामिल किया जाता है, द्वितीय जो घटक होता है उसमें उद्योगों को शामिल किया जाता है, तृतीय जो घटक होता है इसमें सेवाओं को शामिल किया जाता है। अब इसमें क्या क्या चीज शामिल होंगी एक बार वो देख लो आप लोग, कि प्राथमिक घटक का सीधा मतलब है कृषि। कृषि में एक चीज और बता दो जो प्रकृति से सीधी हमें मिलती है, कृषि में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे अनाज उत्पादन आ जाता है, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी आ जाता है, वन संपदा भी आ जाती है, बागवानी भी आ जाती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कृषि के अंतर्गत मिली जुली चीजें हैं। तो ये सारी किसमें आएंगे, प्राथमिक घटक के अंदर आएंगे। ठीक है, वहीं जो प्राथमिक घटक है दूसरा उद्योग। मान लो कि आज हम लोग मसाला लेके आते हैं, या फिर हम लोग फर्नीचर लेके आते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कुछ और नई चीज लेके आए, तो कहने का मतलब क्या है कि आज हम मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें रोल क्या होता है कि जो प्राथमिक घटक होता है वो जो द्वितीय घटक उसमें रॉ मटेरियल का काम करता है। मान लो हमें बिस्किट चाहिए, ब्रेड चाहिए, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप अपने इर्द गिर्द घुमा के देखना, बहुत सारी बनी बनाई चीजें हैं। तो कहने का मतलब क्या है, या फिर हमें दाल चाहिए। अब इनकी क्या होती है, कंपनी में जाती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, सारा प्रोसेस, और उसके बाद ये चीजें बनती हैं और मार्केट में आती हैं। लेकिन बनती किस में है, उद्योगों में। तो ये किस में आएगा, द्वितीय चरण में। ठीक है, कहने का मतलब द्वितीय जो घटक रहेगा अपना। ठीक है, सेकेंडरी जो ये जो चीजें हैं ये इसके लिए क्या करते हैं भाई, रॉ मटेरियल का काम करते हैं। कहने का मतलब जो द्वितीय घटक है उसके लिए जो प्राथमिक घटक होता है वो रॉ मटेरियल का काम करता है। इस प्राथमिक घटक के बगैर द्वितीय घटक की गणना करना क्या है, मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो यहां से उठाकर यहां मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये सारी चीजें होती है। जैसे चने का भाव, मान लो आप, चने का भाव क्या होता है, 4000 क्विंटल बिक रहा है, लेकिन आप दाल लेने जाओगे आपको 70 मिलेगी, 80 मिलेगी। क्यों, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोसेस में या ट्रांसपोर्टेशन में जो चार्ज लगा जाता है वो सारा का सारा कस्टमर से लिया जाता है। कहने का मतलब तृतीय घटक में क्या है, सेवाएं आ जाती है। क्या आ जाती है भाई, सेवाएं आ जाती है। सेवाओं में कौन सी चीजें शामिल होंगी, जैसे अपना परिवहन है, रेल है, हवाई जहाज है, या हॉस्पिटल है, ये सारी की सारी चीजें किसमें काउंट होते हैं भाई, सेवा में। लेकिन हॉस्पिटल की जो मशीनें पड़ती हैं वो किसमें होंगी, द्वितीयक में। किसमें होंगी, द्वितीयक में। तो ये अपना क्या था भाई, जीडीपी था, ये ध्यान रखना। उद्भव बता दिया मैंने, बेस ईयर बता दिया, महंगाई का प्रभाव भाई रियल और जो इन्फ्लेशन जीडीपी पर निकालेंगे नॉमिनल। ध्यान रखना ये जो इन्फ्लेशन जिसमें ऐड होता है, महंगाई जिस जीडीपी में ऐड करते हैं उसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें महंगाई शामिल नहीं होती उसको रियल जीडीपी कहा जाता है। ध्यान रखना, घटक बता दिए, इसके मानक कैसे थे, इसके प्रकार क्या है, जीडीपी क्या है। थैंक यू फ्रेंड्स, और कमेंट्स में जरूर बताना कैसा समझ में आया, कैसा नहीं आया।